Good morning, class 7th. Today we read Geography's lesson, the atmosphere. Atmosphere that means वायुमंडल. इंट्रोडक्शन. एटमॉस्फेयर बहुत ही सिग्निफाइंट कंपोनेंट है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम का, क्योंकि लाइफ होती है अर्थ के अंदर ओनली पॉसिबल इसी कारण से. ये एक्सटेंड है 100 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस. ये थिक गैसियस एनवलप है. एनवलप का मतलब है उसने जो यहाँ पर बहुत सारी गैसेस थे, गैसेस है जो रैप्स करती है अर्थ को सभी साइड्स के अंदर और उसको अटैच करती है अर्थ की सरफेस से बाय ग्रेविशनल फोर्स. ग्रेविशनल फोर्स इज दैट गुरुत्वाकर्षण बल. इसके बिना कंडीशंस जो अर्थ की होती है वो वैसे ही होती है जैसे कि मून पर एक्सट्रीमली हॉट डेज और बहुत ज्यादा कोल्ड नाइट्स की. देयर वुड बी नो लिविंग क्रिएचर्स विदाउट द एटमोस्फेयर. यहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं रह सकता एटमोस्फेयर के बिना. नाउ अब हमें ये समझना चाहिए कि वाई वी टॉक नॉट टू पॉल्यूटेड, कि हमें जो इसको पॉल्यूटेड करने के बारे में बात क्यों नहीं करनी चाहिए. वाई वी नॉट टॉक नॉट टू पॉल्यूटेड. नाउ इट इज कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर के कंपोजिशन क्या है. एटमोस्फेयर कंपोज करता है मिक्स ऑफ सेवरल डिफरेंट गैस का डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर. परमानेंट गैसेस जो परसेंटेज होते हैं वो चेंज नहीं होते डे टू डे, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन के अंदर. ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78, अदर गैसेस 1%. नाइट्रोजन अकाउंट करता है 78% एटमोस्फेयर का, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9%. गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोज ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन, इससे पता लगाया जा सकता है गैसेस के बारे में कि कितने जो यहाँ पर कितने परसेंट एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी गैसेस है. बिसाइड्स ये फिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के. यहाँ पर वाटर वेपर और बहुत सारी जो गंदगी है एटमॉस्फेयर पे, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, सॉल्ट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कुछ अदर केमिकल्स है. नाइट्रोजन लार्जेस्ट कंपोनेंट है और ये जरूरी होता है सर्वाइवल और ग्रोथ प्लांट्स के लिए. ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेनेटफुल गैस है. प्लेनेटफुल का मतलब ज्यादा, सेकंड मोस्ट ज्यादा है ना. सबसे ज्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या है ऑक्सीजन 21%. ये कंबंशन है. कंबंशन का मतलब बर्निंग, जलाने में काम आता है, और ऑक्सीकरण के काम आता है ऑक्सीडेशन. अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करता है ह्यूमंस के द्वारा, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है मनुष्य के द्वारा. और एनिमल्स सीम्स टू बी लाइक टू बी अमाउंट टू यूज टू द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस. और एनिमल्स भी जो है इक्वल अमाउंट यूज करते हैं इसका, प्लांट्स का, जिससे कि परफेक्ट बैलेंस बनता है. इसीलिए प्लांट्स मेंटेन करते हैं एक बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप करता है ओनली 0.03% एयर के अंदर. अब तक का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, क्या है, नाइट्रोजन. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 करता है एयर में, और ये भी जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोला जा सकता है एटमॉस्फेयर का. ये कंट्रोल्स करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. वाटर वेपर एक यूनिक है कंसेंशन वेरियस का फ्रॉम 0 to 4% एटमोस्फेयर के अंदर, जो डिपेंडिंग करता है जहां पर वेयर यू आर, आप कहां पर है, एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, उस डे का टाइम क्या है. इन द कोल्ड ड्राई आर्कटिक रीजन्स वाटर वेपर यूजुअली अकाउंट करता है लेस देन 1% एटमोस्फेयर के अंदर, जबकि ह्यूमिड यानी कि नम और ट्रॉपिकल्स रीजन वाटर वेपर ये अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 4% एटमोस्फेयर के अंदर. वाटर वेपर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिडिक्टिंग करने के लिए वेदर को. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर डिवाइडेड किया जाता है वर्टिकल लेयर्स जो डिटरमाइंड होती है टेम्परेचर, जो चेंजेस करता है एल्टीट्यूड के अंदर. एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई. ये एक थिन बफर जोन है जो कि इन सब लेयर्स के बीच में है. ट्रोपोस्फेयर, द वर्ड ट्रोपो जो डिप्राइड किया जाता है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है चेंज. ये एक स्पेयर होता है जो चेंजेस करता है और रिलेटेड होता है वो वेदर कंडीशंस के लिए, यानी कि मौसम के चेंज होने के लिए. ये एक लोएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमोस्फेयर की. ये एक्सटेंड है, हाइट है इसकी अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स. पोल्स कौन सी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और 18 किलोमीटर है इक्वेटर से. इसकी एवरेज हाइट है 0 to 12 किलोमीटर. और ये अलग अलग सीजन में सारे अलग अलग जो वेदर के फिनोमेन है, जैसे कि क्लाउड्स, रेनफॉल,
फॉग, कोहरा, स्टॉर्म्स, तूफान, और हेल स्टॉर्म्स का मतलब ओले की जो बारिश होती है, ये सभी इसी लेयर के कारण होता है। ट्रोपोस्फियर प्रोटेक्ट करता है हमें एक्सेसिव हीट जो होती है वो सन की ड्यूरिंग द डे, और कीप करता है अर्थ की सरफेस को वार्म, गर्म रात के अंदर। ये एक डेंसेट लेयर है एटमॉस्फेयर की। अपर मोस्ट एज तो इस लेयर का उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फोर्स। ये मार्क्स करता है एंड ऑफ ट्रोपोस्फेयर को, और बियॉन्ड दिस टेम्परेचर ये स्टॉप्स करता है डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज करने के लिए टेम्परेचर जो होता है उसको ये स्टॉप कर देता है। ये वर्क करता है एज अ बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फियर लाइज करता है, जोड़ता है ट्रोपोस्फियर और एक्सटेंड करता है इसकी हाइट को अराउंड 50 किलोमीटर अबाउ द ट्रोपोस्फियर। गर्म टेम्परेचर के कारण और ड्राई एयर के कारण ये लेयर ऑलमोस्ट फ्री रहती है फ्रॉम क्लाउड से और अदर फिनोमेना, यानी कि दूसरी वेदर की घटनाओं से। इसीलिए ये आइडियल लेयर होती है फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ठीक है, एरोप्लेन्स को फ्लाइंग करने में ये सबसे ज्यादा आइडियल लेयर है। द वर्ड स्ट्रेटो मीन्स स्ट्रेट, सीधा। तो ये लेयर्स जो है एयर की, ये स्पैरे है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट और हॉरिजेंटल होती है और अनडिस्टर्ब होती है। उसमें किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। टेम्परेचर जो इसमें होता है वो लोअर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर का, जो लगातार होता है, जबकि एक ग्रेजुअल इंक्रेस है अपर पार्ट की। स्ट्रेटोस्फेयर बहुत रिच है ओजोन में और इसको बोला जाता है ओजोन फेयर। ये गैस ऑब्जॉर्व करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की होती है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है अर्थ को हार्मफुल इफेक्ट से। जो अपर पार्ट होता है इस लेयर का उसको बोला जाता है स्ट्राटोस्पोज, जो सेपरेट्स करता है इसको मियोस्फेयर से। नाउ इज मियोस्फेयर। मियोस्फेयर एक्सटेंड अप हाइट है इसकी 80 किलोमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर स्टार्ट होता है डिक्रीजिंग, साथ में हाइट और रीचेज इसकी पहुंच जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हाइट ऑफ हो जाती है इसकी 80 किलोमीटर। मेटेओराइट्स, मेटेओराइट्स मतलब उल्कापिंड, टूटते हुए तारे का जो अंश होता है ना वो बर्न होकर अर्थ पर पहुंचता है, तो उसको हम लोग मेट्रोसाइट कहते हैं। ये बर्न अप करता है इस लेयर में, और इसकी जो एंटर होती है स्पेस की वो फ्रिक्शन के कारण, और जो प्रेजेंस होता है वो कुछ ऑक्सीजन के कारण। मेसोपोज अपर पार्ट होता है इस लेयर का, जो सेपरेट करता है इसको आयनोस्फीयर से। नाउ इज थर्मोस्फेयर। मियोस्फीयर को जोड़ने के साथ में ये लेयर एक्सटेंड करती है बिटवीन 80 टू 700 किलोमीटर। यहाँ पर टेम्परेचर राइजेस होता है रैपिडली और इंक्रीजिंग होती है हाइट के साथ में। ये लेयर कंटेन्स करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जिसको आयन बोला जाता है, और ये हेल्प करता है ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स को। जो ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं ना, रेडियो वेव्स जो होती है, तो रेडियो वेव्स को ये वापस भेजता है अर्थ पर इस लेयर के साथ में। ये बोला जाता है आयनस्फेयर बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ आयंस। नाउ इज एक्सोस्फेयर। ये एक आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो एक्सटेंड करती है हाइट अबाउट 700 टू 10,000 किलोमीटर, और ये मर्जेस होती है एक इंटरप्लेनेटरी यानी प्लैनेट्स के बीच में स्पेस के अंदर। ये एयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर बहुत थिन कंटेनिंग गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, ये एस्केप करती है इनको स्पेस के अंदर। ये लेयर है जहां पर मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। नाउ इज वेदर एंड क्लाइमेट। सुनने में वेदर और क्लाइमेट जो होता है वो डिफरेंट टर्म्स होता है, लेकिन जैसे कि मिस्टेकली इसको जो है सिनोनिम बोला जाता है कि वेदर और क्लाइमेट एक ही है, जबकि वेदर और क्लाइमेट एक है। वेदर एक एटमॉस्फेयर कंडीशन है स्मॉल एरिया की, जो एक शॉर्ट पीरियड और टाइम का होता है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होता है लार्ज एरिया के अंदर, और इसका लॉन्ग पीरियड होता है, और इसकी टाइम स्पैनिंग जो है वो 25 टू 30 ईयर्स तक है। वेदर किसी भी एरिया का चेंज होता है शॉर्ट इंटरवल पर। जब वेदर हॉट और ह्यूमिड होता है, ये सनी यानी कि धूप होती है, क्लाउडी होता है, रेनी हो सकता है, और साइक्लोन हो सकता है, तूफानी हो सकता है, तो ये चेंज होता है फ्रॉम डे टू डे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाइंड डायरेक्शन और प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा वगैरह, ये सारे मेजर एलिमेंट्स है वेदर और क्लाइमेट के। नाउ इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेफर करता है एक डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस की एयर के अंदर। टेम्परेचर जिससे हम फील करते हैं डेली में कि एक्चुअली टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कितना है, ये इन्फ्लुएंस होता है इन फैक्टर्स के द्वारा। सबसे पहले हमारा आता है इंसोलेशन। तो इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव होती है अर्थ पर
जिसको बोला जाता है इंसोलेशन। इंसोलेशन की जो अमाउंट होती है वो डिक्रीज होती रहती है फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। इक्वेटर क्या होता है, जो बीच में आता है 0 डिग्री पे, उसके बाद सबसे ऊपर नॉर्थ पोल और फिर साउथ पोल पे। इसीलिए जो प्लेसेस होती है वो सिचुएटेड होती है इक्वेटर के क्लोज। जो इक्वेटर के क्लोज जो प्लेसेस होते हैं वो हॉटर होते हैं देन प्लेसेस सिचुएटेड क्लोज टू पोल्स। आइसोलेशन ग्रेटेस्ट है जब सन डायरेक्टली ओवरहेड करता है अराउंड मून में। जब सन लोअर होता है स्काई के अंदर तो सेम अमाउंट जो सोलर एनर्जी का होता है वो स्प्रेड हो जाता है ग्रेटर एरिया ऑफ ग्राउंड सरफेस में, तो आइसोलेशन क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। इसीलिए जो अमाउंट होता है आइसोलेशन का वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम जो है वेरियस होता है। ये डिपेंड करता है कि सन रेज की एंगल्स क्या है, किस तरह की सन रेज है, उसी के ऊपर आइसोलेशन जो है वो डिपेंड करता है। नाउ इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अमाउंट जो आइसोलेशन का है वो होता है लैटिट्यूड के साथ में। जब हम मूव करते हैं इक्वेटर से, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जब हम मूव करते हैं पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि जो वेरियस होती है सन रेज की वो किस एंगल की तरफ होती है। ये माना जाता है कि पोल्स रिसीव करता है अबाउट 40% टोटल आइसोलेशन का जो रिसीव होती है इक्वेटर पर। इसीलिए ये लेस हीट एनर्जी अवेलेबल यहाँ पर होती है, जिसका रिजल्ट होता है कि वो एरियाज बहुत कोल्ड होते हैं। नाविस एरिस्टोल द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने क्लासिफाइड किया था वर्ल्ड के क्लाइमेट को 3 मेजर जोन्स के अंदर, जो बेस्ड होते हैं मैन लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस ऑफ जोन के अंदर फ्रॉम द इक्वेटर, और जिसकी वजह से पता चलता है कि वो हीट है या वो जोन का टेम्परेचर क्या है। नाउ इज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन बोलते हैं गर्म जोन को। टॉरिड जोन रिसीव करता है जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट आती है, तो वो हम लोगों को पता है वो हॉटेस्ट जोन होता है। तो जो जोन लाइज करता है आइदर साइड इक्वेटर के अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ के अंदर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ के अंदर। इसीलिए ये जो प्रदेश है वो बाउंडेड होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में। सन रेज ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है अराउंड द ईयर, और जो यहाँ पर क्षेत्र होते हैं वहां पर ऑलमोस्ट रिसीव्स होती हैं आइसोलेशन। डेज और नाइट्स जो होते हैं वो रफली इक्वल होते हैं, उसकी लेंथ थ्रू आउट द ईयर। नाउ इज टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन लाइज करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसिकर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, नॉर्थ और बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ। टेम्परेचर जोन्स ना तो हॉट होते हैं और ना ही कोल्ड होते हैं। वहां पर सन की जो हाइट वेरियस है इस जोन में, तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है लेंथ में एक डे की समर और विंटर में। तो ये क्षेत्र रिसीव करते हैं मॉडरेट आइसोलेशन का, इसलिए टेम्परेचर जो होता है वो वेरी होता है समर और विंटर के अंदर। नाउ इज फ्रिगिड जोन। ठंडा, नाम से ही पता चल रहा है फ्रिगिड जोन का मतलब होता है ठंडा। तो ये क्षेत्र जहां पर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में, उसको बोला जाता है फ्रिगिड जोन। इसलिए फ्रिगिड जोन जो होता है वो साउथ फ्रिगिड जोन है, नॉर्थ फ्रिगिड जोन, साउथ फ्रिगिड जोन। ये जोन जो होते हैं वो कोल्डेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लैंटिंग सनरेज आती है। ये जोन्स रिसीव करते हैं आइसोलेशन लीस्ट और एक्सपीरियंस करते हैं 6 मंथ्स ऑफ डे लाइट और 6 मंथ्स ऑफ डार्क नाइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। वाटर हीट्स होता है और कूल डाउन होता है स्लोअर लैंड के ऊपर, तो सबको पता है। तो ड्यूरिंग उस डे टाइम में लैंड जो होती है वो हीटेड होती है बहुत जल्दी, और नाइट के अंदर जो वो कूल्स होती है बहुत ही जल्दी। दूसरी तरफ देखा जाता है जो हीटिंग प्रोसेस होता है सी वाटर का वो बहुत स्लो होता है, जिसका रिजल्ट होता है कूल ब्रीज फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे। नाइट के अंदर लैंड कूलर होता है, सो कूल ब्रीज ब्लोज इनटू द सी। ये विंड्स हेल्प करते हैं रेड्यूस करने के लिए डिफरेंस डे और नाइट के अंदर टेम्परेचर के अंदर एरिया में, जहां पर शोरेलाइन मतलब बाउंड्री होती है लैंड और वाटर के बीच में, और देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है समर और विंटर टेम्परेचर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। नाउ इज एल्टीट्यूड, ऊंचाई। जैसे हम लोग जो हायर जाते हैं तो ग्राउंड लेवल जो होता है वो कूलर होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 100 इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे सरफेस टाइम। टिल देन, थैंक यू।